सांवली बहू के सुनहरे बाल। कितनी बार तुम्हें बोला है, सुबह सुबह अपना ये काला चेहरा लेकर मेरे सामने मत आया करो। मेरा पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। अगर मेरा रंग सांवला है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर मैं इतनी ही बुरी लगती हूँ तो तुमने मुझसे शादी क्यों की थी? अच्छा, तो अब तेरी जुबान भी चलने लगी है। और महेश सीमा को जोर से धक्का दे देता है। सीमा का सर एक टेबल पर लगता है और वो नीचे गिर जाती है। उसके सिर से खून निकलने लगता है। अगर तूने आगे से मुझसे जुबान लड़ाई तो तुझे मैं धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दूंगा। ऐसा बोलकर वो वहां से चला जाता है और सीमा वहीं बैठी हुई रोती है। हे भगवान, आखिर कब तक मुझ पर ऐसे ही जुल्म होते रहेंगे? सीमा की शादी महेश से 2 साल पहले हुई थी। सुधा के पिता एक अमीर आदमी थे। इसकी वजह से महेश की माँ विमला ने दहेज के लालच में उसकी शादी सीमा से करवा दी थी। महेश की माँ बहुत लालची थी, एक शरीफ इंसान थे। विमला अपने पति की बिल्कुल भी नहीं सुना करती थी। विमला सीमा से घर के सारे काम करवाया करती थी और मौका मिलने पर उसे मारा पीटा भी करती थी, जिस वजह से सीमा अपने पति और सास से तंग आकर एक रात वो घर छोड़कर वहां से चली जाती है। अब मैं इस घर में कभी मुड़कर नहीं आऊंगी, ऐसा बोलकर सीमा वहां से चली जाती है और चलते चलते वो एक नदी के पास पहुंच जाती है। वहां उसे एक घायल हिरन का बच्चा मिलता है। अरे, ये हिरन तो घायल है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। और सीमा अपनी साड़ी का कपड़ा फाड़कर उसके पैर पर बांध देती है। उसके ऐसा करते ही वो हिरन एक जादूगर में बदल जाता है। कौन हो तुम? देखो, मुझे कोई नुकसान मत पहुंचाना, मैं तो तुम्हारी मदद करना चाह रही थी। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं एक जादूगर हूँ। मुझे मेरे बुरे कर्मों की वजह से एक परी ने हिरन बना दिया था और एक साफ मन के इंसान के स्पर्श से ही ये श्राप टूट सकता था। आज तुम्हारी वजह से मैं आजाद हो पाया हूँ। अगर तुम्हारी कोई इच्छा है तो मांगो, मैं उसे पूरा कर दूंगा। सीमा उस जादूगर को अपने साथ घटी हुई सारी बात बताती है। इसलिए मैं वो घर छोड़कर जा रही हूँ। जादूगर अपनी शक्तियों से उसका रंग गोरा कर देता है और उसके बाल भी सुनहरे हो जाते हैं। अगर कोई बुरा इंसान इन बालों को तोड़ने या काटने की कोशिश करेगा तो वो हमेशा के लिए अंधा हो जाएगा। ऐसा बोलकर वो जादूगर वहां से अदृश्य हो जाता है। सीमा अपना रंग देखकर बहुत खुश थी और वो वापस अपने घर आ जाती है और अपने कमरे में जाकर सो जाती है। सुबह होने पर सीमा उठकर अपने कमरे से बाहर आती है और जैसे ही उस पर विमला की नजर पड़ती है, अरे, ये क्या लगा लिया तूने, जो तेरा रंग बिल्कुल साफ और तेरे बाल भी सुनहरे हो गए हैं? लेकिन सीमा उसे कुछ नहीं बताती। मुझे कुछ नहीं पता, ये चमत्कार कैसे हो गया है। सच सच बता दे कि तूने क्या लगाया है, वरना मैं तेरे ये नकली बाल तेरे सर से उतार दूंगी। नहीं सासू माँ, इन्हें हाथ मत लगाना, ये बाल असली हैं। और सीमा रात को हुई सारी बात अपनी सास को बता देती है। अच्छा, तो मैं ये बाल नहीं काट सकती? अगर तू खुद इन्हें काटना चाहे तो? मैं अपने बाल नहीं काटूंगी माँ। मुझे इन बालों के बदले अच्छे पैसे मिल जाएंगे। तू जल्दी से मुझे ये बाल काट के दिखा, नहीं तो। और वो सीमा को जोर से थप्पड़ मारती है, लेकिन तभी उसे बहुत तेज जोर का करंट का झटका लगता है और वो बेहोश हो जाती है। तभी वहां महेश और उसके पिता आ जाते हैं और वो सीमा को देखकर दंग रह जाते हैं। अरे सीमा बेटा, ये विमला को क्या हुआ? और वो विमला को उठाकर उसके कमरे में ले जाते हैं। सीमा, अब बताओ, माँ बेहोश कैसे हो गई थी और तुम्हारा रंग इतना साफ कैसे हो गया है और तुम्हारे बाल इतने सुनहरे कैसे हो गए?
मुझे कल रात नदी के पास एक जादूगर मिला था। उसी के जादू की वजह से ये सब हुआ है। इन बातों में किसी और को बेवकूफ बनाना, मैं जानता हूँ ये सब तुमने पार्लर में करवाया है। और वो गुस्से में उसके बाल पकड़ के खींच देता है, जिससे उसे भी बहुत तेज का करंट का झटका लगता है। लेकिन होश आने पर उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। ये मेरी आंखों को क्या हो गया है? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? सीमा, सीमा, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। सीमा बेटा, ये क्या हो रहा है? जादूगर ने कहा था कि अगर कोई इन्हें खींचने या तोड़ने की कोशिश करेगा तो वो हमेशा के लिए अंधा हो जाएगा। इन दोनों की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। इनको वापस से ठीक कर दो। सीमा अपने पति और ससुर के साथ उसी नदी के पास जाती है और जोर जोर से जादूगर को आवाज लगाती है, जादूगर बाबा, जादूगर बाबा। तभी वो जादूगर वहां आ जाता है। बाबा, मेरी मदद कीजिए, मेरी वजह से इनकी आंखों की रोशनी चली गई है। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है बेटी। इनको तो इनके कर्मों की ही सजा मिली है। जो लालच और क्रोध पर काबू नहीं पा सकता, उसका यही हश्र होता है। इसने तो हमेशा ही तुझे दुख दिया है, तू फिर भी इसे बचाना चाहती है। आज नहीं तो एक दिन ये जरूर सुधर जाएंगे। आप कृपया इन्हें और मेरी सासू माँ को ठीक कर दीजिए बाबा जी। अगर तुम चाहती हो कि ये दोनों वापस से ठीक हो जाएं, तो इनके ठीक होते ही तुम्हारा रंग और तुम्हारे बाल पहले जैसे हो जाएंगे। मैं अपने उसी रूप में खुश थी। आप ये रंग और सुनहरे बाल वापस ले लीजिए। और वो जादूगर अपने जादू से महेश को ठीक कर देता है और उसकी सास को भी होश आ जाता है। लेकिन सीमा का गोरा रंग फिर से सांवला हो जाता है और सुनहरे बाल भी काले हो जाते हैं। आज इस लड़की के त्याग की वजह से तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस आ सकी है। सीमा, मुझे माफ कर दो। आज तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। अगर तुम चाहती तो हमें छोड़कर जा सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मैं आपको किसी भी मुसीबत में नहीं छोड़कर जा सकती। देखा महेश, तुमने और तुम्हारी माँ ने जिसे इतना सताया, आज उसी ने तुम दोनों की जान बचाई है। और वो जादूगर वहां से गायब हो जाता है और वो सभी अपने घर पर लौटकर आ जाते हैं। अब घर में सभी सीमा से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि अब उसकी सास और महेश दोनों सुधर गए थे। हाय किड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय किड्स। सांवली बहू की दिवाली। सुजानपुर गांव में रोशनी और कविता, दो जुड़वा बहनें, अपने माता पिता के साथ रहती थी। रोशनी का रंग सांवला था और दूसरी तरफ कविता बहुत खूबसूरत थी, लेकिन रंग के अलावा वो दोनों दिखने में बिल्कुल एक जैसी थी। इस वजह से कविता उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और उसे अपने गोरे रंग पर बहुत घमंड भी था। कुछ दिनों के बाद उन दोनों के माता पिता आपस में बात कर रहे थे। अरे सावित्री, कविता के लिए एक बहुत बड़े घर से रिश्ता आया है, लेकिन अभी तो उसकी पढ़ाई ही चल रही है और ये उसकी कॉलेज का आखिरी साल भी है। सावित्री, वो लोग बहुत अमीर हैं और उनकी शहर में बहुत इज्जत है। अगर हमारी बेटी उस घर में जाएगी तो कारोबार में भी हमें बहुत मदद मिल जाया करेगी। अगर आपको ठीक लगता है तो मैं कविता से बात कर लेती हूँ। और कविता की माँ उससे शादी की बात करती है। अरे कविता बेटी, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़े घर से रिश्ता आया है। माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मेरे बहुत सपने हैं, पहले मैं उनको पूरा करना चाहती हूँ। देख बेटा, लड़के वाले बहुत अमीर हैं और उन्होंने तेरी फोटो देखकर ये रिश्ता भेजा है। एक बार लड़के वालों से मिल लेते हैं। अगले दिन लड़के के माता पिता कविता को देखने आते हैं और जैसे ही वो कविता को देखते हैं उनको वो पसंद आ जाती है। लेकिन रोशनी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती,
क्योंकि उसके माता पिता को डर था कि उसको देखकर कहीं वो रिश्ते के लिए इनकार न कर दें। और देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है और कविता तैयार होने के लिए ब्यूटी पार्लर चली जाती है। अरे रोशनी बेटा, ये कविता कहाँ रह गई? बारात आने का समय हो गया है। पिताजी, वो ब्यूटी पार्लर गई थी, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आई है। बहुत देर तक वो कविता का इंतजार करते हैं और तभी रोशनी के पास उसका मैसेज आता है, जिसमें लिखा था कि वो ये शादी नहीं करना चाहती, इसलिए वो घर छोड़कर जा रही है। ये बात सुनकर मोहन और सावित्री के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और तभी उनके घर पर बारात आ जाती है। सावित्री, बारात आ गई है, अब हम क्या करें? इस लड़की ने तो हमारी नाक ही कटा दी है। रोशनी बेटा, अब तो तू ही हमें इस मुसीबत से निकाल सकती है। लेकिन माँ, मैं क्या कर सकती हूँ? तू कविता की जगह ले ले बेटा। मोहन और सावित्री दोनों मिलकर रोशनी को मना लेते हैं और उसी को मंडप में बिठा देते हैं। रोशनी का मुंह ढका हुआ था, इसलिए कोई उसे देख नहीं पाता। शादी हो जाती है और रोशनी दूल्हे के साथ उसके घर चली जाती है। लेकिन मुंह दिखाई के समय जब वो लोग उसको देखते हैं तो दंग रह जाते हैं। अरे ये क्या, ये इतनी सांवली कैसे हो गई? जब हम इसे देखने गए थे तब तो ये बहुत गोरी थी। उनके सभी रिश्तेदार उसे देखकर यही बोलते हैं। अरे सरला, लड़की का रंग तो बहुत सांवला है। लगता है लड़की वाले ने तुम्हें बहुत दहेज दिया होगा, जो तुमने अपनी बेटी की शादी इससे कर दी। रोशनी के सास ससुर बहुत शर्मिंदा होते हैं और उनके सभी रिश्तेदार वहां से चले जाते हैं। रात को राहुल रोशनी से पूछता है, कविता, मैंने जब आपको देखा था तो आपका रंग तो बहुत गोरा था, लेकिन अब ये इतना सांवला कैसे हो गया? आपने मुझे मेरे रंग की वजह से पसंद किया है क्या? देखो देखो, ऐसी बात नहीं है। रंग से ज्यादा इंसान की सोच साफ होनी चाहिए। राहुल की ये बात सुनकर रोशनी उससे बोलती है, मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मैं कविता नहीं हूँ, उसकी जुड़वा बहन रोशनी हूँ। और वो राहुल को सारी बात बता देती है। उसकी बात सुनकर राहुल को बहुत बड़ा झटका लगता है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है, लेकिन वो समझ गया था कि इसमें रोशनी की कोई गलती नहीं थी। देखो रोशनी, ये बात माँ और पिताजी को पता चलेगी तो वो पता नहीं क्या करेंगे, इसलिए ये बात सिर्फ तुम्हें और मुझे ही पता होनी चाहिए। लेकिन रोशनी के सांवले रंग की वजह से राहुल की माँ सरला उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और कुछ ही दिनों के बाद दिवाली आने वाली थी। बहू, कुछ दिनों में दिवाली आने वाली है, इसलिए घर की पूरी सफाई करनी होगी। ठीक है माँ, मैं रामू काका के साथ मिलकर पूरा घर साफ कर लूंगी। अरे घर के सभी नौकर दिवाली की छुट्टी मनाने के लिए गए हुए हैं, इसलिए अब घर के सभी काम तुम्हें ही करने होंगे। ठीक है माँ जी, मैं सब काम कर लूंगी। सरला मन ही मन सोचती है, देखती हूँ अकेले ये कितना काम कर पाती है। दिवाली आने तक रोज अब इससे ही काम करवाऊंगी। मैंने बाथरूम में कुछ गंदे कपड़े रखे हैं, पहले बहू उन्हें साफ कर देना। ठीक है माँ जी, मैं कर देती हूँ। रोशनी बाथरूम में देखती है तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे कपड़े धोने के लिए थे। काम वाली तो रोज आती है, पर इनको देखकर तो ऐसे लग रहा है जैसे महीने भर से कपड़े न धोए हों। लेकिन रोशनी कपड़े धोने लगती है और वो सभी कपड़े धोकर जैसे ही बाहर आती है तो उसकी सास उससे बोलती है, 2 कपड़े धोने में इतनी देर लगती है क्या? जा मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आ। फिर रोशनी किचन में जाती है और सरला के लिए खाना बनाकर लाती है। माँ जी, ये लीजिए खाना। ठीक है। और रोशनी अपने कमरे में चली जाती है। अभी थोड़ी देर बाद सरला उसे फिर से आवाज लगाती है, बहू, ओ बहू, अरे कहाँ चली गई तू? जी माँ जी, मैं थोड़ा थक गई थी, इसलिए आराम करने चली गई थी। अरे इतनी जल्दी थक गई तू? अभी तो घर का बहुत सारा काम पड़ा हुआ है।
और सरला उससे शाम तक कोई ना कोई काम करवाती रहती है और काम करके रोशनी अपने कमरे में चली जाती है। शाम होने पर राहुल अपने पिता के साथ घर वापस आता है। राहुल की माँ राहुल को हमेशा भड़काती रहती थी, लेकिन राहुल जानता था कि उसकी माँ रोशनी को बिल्कुल पसंद नहीं करती। कुछ दिनों के बाद दिवाली का दिन आ जाता है। रोशनी पूरे घर को बहुत सुंदर तरीके से सजाती है और शाम होने पर माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते हैं। रात को सभी आतिशबाजी देखने के लिए छत पर जाते हैं, लेकिन जब सरला छत पर जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ती है तो उसका पैर अचानक से फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। अरे माँ, गिर गई! उसके चीखने की आवाज सुनते ही रोशनी भागी भागी बाहर जाती है और सरला को नीचे गिरा देख वो राहुल को आवाज लगाती है। राहुल जी जल्दी आइए, मम्मी जी गिर गई है। और वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। घबराइए नहीं, अब सब कुछ ठीक है। राहुल और रोशनी सरला से मिलने अंदर जाते हैं, लेकिन अभी सरला बेहोशी की हालत में थी। रोशनी, तुम घर जाओ, मैं यहीं रुकता हूँ। नहीं राहुल, पहले माँ जी होश में आ जाएं, उसके बाद ही मैं घर जाऊंगी। सरला आंखें बंद करके उनकी सारी बात सुनती रहती है और उसको मन ही मन बहुत दुख होता है कि वो रोशनी के रंग की वजह से उससे बहुत नफरत करती है। मेरी बहू तो लाखों में एक है और मैं इसको कितने दुख देती रहती हूँ। और सरला होश में आ जाती है। उन दोनों को वो अपने गले से लगा लेती है। बेटी कविता, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हारे रंग की वजह से तुम्हारा बहुत अपमान किया है। माँ, पिताजी, मैं आप दोनों को कुछ बताना चाहती हूँ। और रोशनी उन दोनों को अपनी सारी सच्चाई बता देती है और राहुल भी उसका पूरा साथ देता है। राहुल और रोशनी का एक दूसरे के प्रति प्रेम देखकर वो उसे माफ कर देते हैं और सरला उनके साथ घर आ जाती है और वो बहुत धूमधाम से दिवाली मनाते हैं।